नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। विश्व का सबसे भव्य मेला कुंभ है, जिसे हर 12 सालों में आयोजित किया जाता है। साल 2025 में महाकुंभ प्रयाग में आयोजित किया जा रहा है और हिंदू ग्रंथों में कुंभ मेले को अमर्थ का मेला कहा जाता है। इसीलिए कुंभ के मेले में अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ में दुनिया भर के साधु संत भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। आज आपको बताते हैं महाकुंभ से जुड़े रोचक इतिहास से। महाकुंभ का आयोजन दिव्य भव्य धार्मिक उत्सव। देवता असुरों में जंग, गिरा अमृत, शुरू हुआ पावन कुंभ। आध्यात्मिक शक्ति का स्थल प्रयागराज, स्वर्ग का द्वार। महाकुंभ का इतिहास 850 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। कहा जाता है इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कुछ कथाओं के अनुसार इसका आयोजन समुद्र मंथन के समय से ही हो रहा है। कई विद्वानों का मानना है ये आयोजन गुप्त काल के दौरान शुरू हुआ। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण सम्राट हर्षवर्धन के समय से भी उपलब्ध हैं। उन्होंने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की परंपरा शुरू की। चीनी यात्री हेनसांग ने भी अपनी यात्रा में राजा हर्षवर्धन द्वारा कुंभ मेले के आयोजन का वर्णन किया है। आस्था का संगम कुंभ, तीर्थराज प्रयाग से लेकर इलाहाबाद और अब प्रयागराज तक महाकुंभ के विकास की गाथा बड़ी दिलचस्प है। महाकुंभ मेला भारत में एक भव्य धार्मिक उत्सव है। एक ऐसा उत्सव जिसकी जितनी ऐतिहासिक अहमियत है, उतना ही आध्यात्मिक महत्व भी है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में समाई हैं। ये संगम नगरी में लाखों भक्तों के समागम का एक मौका है। कुंभ परंपराओं, पुरानी कथाओं और आध्यात्मिकता की सही मायने में नुमाइंदगी करता है। जाने माने ब्रिटिश इतिहासकार सर सिडनी लो 1928 में लिखी अपनी किताब इंडिया ऑफ द इंडियंस में 1906 के इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज कुंभ को याद करते हुए लिखते हैं कि इससे ज्यादा प्रभावशाली, दिल को लुभाने वाला और इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई त्योहार पूरे देश में नहीं हो सकता। इस किताब के 62 साल बाद 1990 में एक और किताब आई, द एलिफेंट एंड द लोटस ट्रेवल्स इन इंडिया। लिखने वाले एक बार फिर ब्रिटिश थे। जाने माने पत्रकार और भारत में तत्कालीन संवाददाता मार्क टुली ने 1989 के इलाहाबाद कुंभ के अपने अनुभव के बारे में लिखा। भारत में मैंने अपना जो लंबा वक्त बिताया, उसमें कुंभ की तरह का कोई बेमिसाल इवेंट दूसरा नहीं था। ये एक बेहतरीन छवि पेश करता है। इसमें हिंदू धर्म की मजबूती और मतांतर का अंतर और उनके बीच आपसी तालमेल साफ दिखाई देता है। ये मेला राजनीतिक प्रचार और व्यापार वगैरह के लिए तो बेहतरीन है ही, मगर आस्था न हो तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता। यही आस्था लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम की ओर खींच कर लाती है। भारत की पौराणिक कथाओं को कुंभ के आयोजन का आधार माना जाता है। कुंभ मेले का शुरुआती जिक्र प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलता है, विशेष रूप से भगवत पुराण और महाभारत में। ये उत्सव समुद्र मंथन या अमृत मंथन की कथा से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें देवता और असुर अमरता की तलाश में अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। भगवत पुराण के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो तमाम चीजों के बाद अंत में अमृत का कुंभ यानी कलश निकला, जिसे देवताओं ने बड़ी चालाकी से हथिया लिया। जब असुरों को इस बात का पता चला
तो भगवान विष्णु के वाहन गरुण उस अमृत कुंभ को लेकर भाग निकले। इसी भागम भाग और छीना झपटी में अमृत के घड़े से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जो थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो हर 12 वर्ष में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष ज्योतिषीय स्थितियों के साथ मनाया जाता है। प्रयागराज का विशेष महत्व इसकी 3 पवित्र नदियों के संगम के कारण है, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे एक अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति का स्थल माना जाता है। कुंभ का ऐतिहासिक विकास। बावजूद इसके ये कुंभ मेले की जड़ें पौराणिक हैं। इस संगठित उत्सव का एक रिकॉर्डेड इतिहास भी है, जो हजारों सालों में विकसित हुआ है। ऐतिहासिक संदर्भों से पता चलता है कि ये आयोजन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। ऋग्वेद। भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में नदियों को जीवन देने वाली शक्तियों के रूप में बताया गया है। पवित्र नदियों में स्नान करने की पवित्रता पर बल दिया गया है। महाभारत में प्रयागराज को आध्यात्मिक स्नान के लिए सबसे पवित्र स्थल के रूप में दर्शाया गया है। भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को त्रिवेणी संगम में स्नान करने की सलाह दी थी। तीर्थों का राजा। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में प्रयागराज के संगम को तीर्थराज के रूप में वर्णित किया गया है। मध्यकाल में कुंभ परंपरा की स्थापना। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू तीर्थ यात्रा की परंपराओं को औपचारिक रूप से स्थापित किया। उन्होंने एक परंपरा शुरू की जिसमें साधु संप्रदाय यानी अखाड़े कुंभ मेले में एकत्रित होकर स्नान करते थे और आध्यात्मिक चर्चा और धार्मिक क्रियाएं करते थे। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ का इतिहास सदियों पुराना है। मुगल काल में भी अकबर के समय इस आयोजन के लिए शासन के स्तर पर विशेष प्रबंध किए जाते थे। इस संबंध में इतिहास की किताबों में प्रमाणिक तथ्य दर्ज हैं। ब्रिटिश प्रशासन ने 1858 से पहले दस्तावेजित कुंभ मेले का आयोजन किया था। आधुनिक काल में संगठित उत्सव का विकास। महाकुंभ मेला जैसा हम आज जानते हैं, वो मुगल काल और बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान आकार लेने लगा। अकबर का संरक्षण। 16वीं शताब्दी। सम्राट अकबर ने प्रयागराज की पवित्रता को मान्यता दी और इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद यानी ईश्वर का निवास स्थान रखा। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति आईने अकबरी में संगम पर आयोजित वार्षिक मेले और स्नान समारोहों का वर्णन किया। जाने माने इतिहासकार डॉक्टर हेरम्ब चतुर्वेदी अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में लिखते हैं कि अकबर ने बाकायदा 2 अधिकारी कुंभ की व्यवस्था देखने के लिए तैनात किए थे। पहला मीर बहर, जो कि लैंड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखता था, और दूसरा मुसद्दी, जिसके हवाले घाटों की जिम्मेदारी थी। इसी किताब में डॉक्टर चतुर्वेदी ने आगे लिखा है कि अकबर की बादशाहत में मुगलों ने 1589 में इलाहाबाद कुंभ के रखरखाव पर 19,000 मुगलिया सिक्के खर्च किए, जबकि कुंभ से मुगल सल्तनत को उस साल करीब 41,000 सिक्कों की आमदनी हुई, यानी 22,000 का शुद्ध मुनाफा। औपनिवेशिक काल। पहला संगठित कुंभ 1858। ब्रिटिश प्रशासन ने 1858 में पहले दस्तावेजित कुंभ मेले का आयोजन किया। भक्तों के विशाल जमावड़े को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने स्नान घाटों और स्वच्छता सुविधाओं जैसी आधारभूत संरचनाओं में सुधार शुरू किया। आजादी के बाद कुंभ। 1947 के बाद भारत सरकार ने महाकुंभ का आयोजन संभाला, जिससे बेहतर आधारभूत संरचना, सुरक्षा और समन्वय सुनिश्चित किया गया। 1954 में कुंभ मेला को विशेष रूप से याद किया जाता है,
क्योंकि यह पहला ऐसा मेला था जिसमें एक समर्पित बजट आवंटित किया गया था। कुंभ का पहला बजट करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए था, जिससे इस विशाल आयोजन के प्रबंधन में एक नया युग शुरू हुआ। महाकुंभ मेला सदियों में विकसित हुआ है, जिसमें हर कुंभ का आयोजन समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश को दर्शाता है। पहला आधिकारिक बजट आवंटन 1954। भारत सरकार ने 1954 में महाकुंभ के लिए बजट आवंटित किया, जिससे इसकी राष्ट्रीय महत्ता का संकेत मिलता है। यह आयोजन आधुनिक योजना का प्रारंभ था, जिसमें सुरक्षा, आधारभूत संरचना और भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। रेलवे का आगमन 19वीं 20वीं शताब्दी। ब्रिटिश काल में रेलवे प्रणाली के आगमन ने भक्तों के प्रयागराज यात्रा के तरीके को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। विशेष कुंभ स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से लाखों तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाया गया। डिजिटल युग में कुंभ 21वीं शताब्दी। 2013 और 2019 के कुंभ मेलों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिसमें ड्रोन, डिजिटल मानचित्र और मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया गया, ताकि सुरक्षा, मार्गदर्शन और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। 2019 का कुंभ मेला यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। महाकुंभ एक धार्मिक उत्सव है। इसका विशाल आकार कभी-कभी दुखद घटनाओं की वजह भी बना है। 1954 की भगदड़। स्वतंत्रता के बाद के पहले कुंभ मेले में एक भगदड़ के कारण 800 से अधिक भक्तों की जान चली गई। इस त्रासदी ने भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर किया और योजना और सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार की आवश्यकता को बल दिया। 1989 का महाकुंभ मेला। इस संस्करण में इतिहास का एक विशाल आयोजन हुआ, जिसमें 3 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री उपस्थित थे। हालांकि कुछ भीड़ की समस्या आई, लेकिन ये आयोजन सफलता की मिसाल बना, जिससे भारत की बड़ी धार्मिक मेलों के आयोजन की क्षमता दिखी। 2013 का महाकुंभ मेला। इस मेले में 12 करोड़ से अधिक लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी रही और इसने लॉजिस्टिक्स और आधारभूत संरचना के नए मानक स्थापित किए। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एक भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई, जिसने इतनी विशाल भीड़ के प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर किया। 2019 का कुंभ मेला। यह आयोजन मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण कुंभ आयोजन था, जिसमें अनुमानित 24 करोड़ लोग शामिल हुए। प्रौद्योगिकी में नवाचार, स्वच्छता पहल और वैश्विक मान्यता ने इस आयोजन की सफलता को बढ़ाया। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना है, जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से इसके कई आकर्षण भी हैं। अखाड़े और साधु। विभिन्न अखाड़ों के साधु, जिनमें नागा साधु और अन्य धार्मिक पुरुष शामिल होते हैं, इस मेला में भाग लेते हैं और विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं। इन साधुओं द्वारा शाही स्नान का आयोजन इस मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। संगम में धार्मिक स्नान। भक्तों का विश्वास है कि कुंभ मेला के दौरान संगम में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, पाप खत्म होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुनिया भर पर प्रभाव। कुंभ मेले ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें दुनिया भर से आध्यात्मिक साधक भाग लेते हैं। 2017 में इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिसने इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ाया। सालों के दौरान सरकार ने महाकुंभ के सुचारू रूप से आयोजन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आधारभूत संरचना का विकास। अस्थायी तंबुओं, अस्पतालों, स्वच्छता सुविधाओं और पंटून पुलों का निर्माण किया गया है, ताकि सुगम परिवहन सुनिश्चित हो सके। पर्यावरणीय पहल। स्वच्छता अभियानों और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्रों के माध्यम से इकोसिस्टम पर प्रभाव को कम से कम करने की कोशिश की गई है। डिजिटल और सुरक्षा उपाय। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी का उपयोग किया गया है। हर कुंभ एक नई शुरुआत। प्रयागराज का महाकुंभ मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर,
आध्यात्मिक गहराई और संगठनात्मक क्षमता का एक शाश्वत प्रतीक है। इसके पौराणिक मूल से लेकर आधुनिक आयोजन तक यह उत्सव एक वैश्विक घटना बन चुका है। चुनौतियों के बावजूद यह लाखों तीर्थयात्रियों के बीच श्रद्धा, भक्ति और एकता की भावना को प्रेरित करता है। महाकुंभ भारत की सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतीक है, जो हमें विश्वास की शक्ति, सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व और चुनौतियों का सामना करते हुए मानवता की सहनशीलता की याद दिलाता है। इसका इतिहास केवल एक उत्सव की कहानी नहीं, बल्कि भारत के समय के साथ सफर की गवाही है। ब्रिटिश राज में कुंभ मेला स्वतंत्रता सेनानियों की मुलाकातों और लोगों को जागरूक करने का प्रभावी माध्यम था। महात्मा गांधी ने भी साल 1918 में संगम में पावन डुबकी लगाई। 1942 के कुंभ में अंग्रेज इतना डरे कि प्रयाग आने वाली ट्रेन, बसेस की टिकट ही बंद कर दी। ब्रिटिश राज में कुंभ मेला स्वतंत्रता सेनानियों की मुलाकातों और लोगों को जागरूक करने का प्रभावी माध्यम था। प्रयाग कुंभ मेले में तीर्थ पुरोहितों के निशान की तर्ज पर क्रांतिकारी भी अपने संदेश देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते थे। इससे साथियों को एक जगह जुटने का खुफिया संदेश दिया जाता था। हालांकि इनका लिखित दस्तावेज नहीं है। प्रयाग तीर्थ पुरोहितों के दस्तावेज बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की रूपरेखा बनाने से पहले संगम नगरी आई थीं। वे एक तीर्थ पुरोहित के यहाँ ठहरी। ये अकारण नहीं था कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में नागा साधु बाबा गंगादास की बड़ी शाला पहुंची। तब 2000 नागा साधुओं ने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया और 745 साधु शहीद हुए। 1857 में जब पहली क्रांति का संघर्ष चरम पर था, तब बड़ी संख्या में प्रयागवाल यानी पुरोहित भी विद्रोह में शामिल हुए। इसके बाद इलाहाबाद पहुंचे कर्नल नील ने 15 जून 1857 को संगम के नजदीक उन इलाकों में बम बरसाए जहां प्रयाग वालों की बस्ती थी और माघ मेला का क्षेत्र था। आपको बता दें कि 1915 में हरिद्वार कुंभ के दौरान अंग्रेज गंगा पर बांध बनाने लगे। आंदोलन बढ़ा तो फैसला वापस लेना पड़ा। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर महात्मा गांधी 1918 में प्रयाग कुंभ पहुंचे और स्नान किया। अंग्रेज अफसरों ने खुफिया रिपोर्ट में लिखा कि गांधी लगातार लोगों से मिलते रहे। बापू ने इस यात्रा का जिक्र फैजाबाद जनसभा में भी किया। आलम यह था कि 1918 के कुंभ में भीड़ रोकने के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष R.W. गिलन ने रेलवे टिकट बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। आंदोलनों और क्रांतिकारियों से परेशान अंग्रेज सरकार ने 1930 में प्रयागराज का कुंभ डरते डरते कराया। दरअसल गांधी के नमक सत्याग्रह शुरू होने की सुगबुगाहट से अंग्रेज ज्यादा सतर्क हो गए थे। इसके बाद प्रयाग में अगला कुंभ 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की चरम पर होने से अंग्रेजों ने 1942 के कुंभ का आधिकारिक ऐलान नहीं किया। रेल और बस टिकटों की बिक्री रोक दी गई। खबर फैलाई गई कि विश्व युद्ध के चलते जापान मेले पर बम गिरा सकता है। इसके बावजूद लाखों तीर्थयात्री पहुंचे थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर 1942 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो प्रयाग कुंभ आए। अपार जनसमूह देखकर उन्होंने पूछा कि इतने लोगों को बुलाने में बहुत खर्च हुआ होगा। तब महामना ने कहा कि सिर्फ 2 पैसे खर्च हुए हैं। इसके बाद लिनलिथगो ने कहा कि पंडित जी मजाक तो नहीं कर रहे। इस पर महामना ने जेब से पंचांग निकालते हुए कहा कि 2 पैसे का है। इससे कुंभ और स्नान पर्व पता चल जाते हैं। लोग बिना किसी निमंत्रण के चले आते हैं। वहीं सन 1946 के माघ मेले में राजा राम तिवारी ने भूले भटके लोगों को परिजनों तक पहुंचाने के लिए भारत सेवा दल के नाम से संस्था बनाकर काम शुरू किया। 2016 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद से उनके परिजन इस संस्था का संचालन कर रहे हैं।
तो जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई वो महाकुंभ की जो इतिहास है उसका, जो गोल्डन इतिहास है उसकी मेजबान की बारे है। आगे भी मां कवरेज हमारी जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।